नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक चुनाव के नतीजों की, सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की, बात करेंगे कर्नाटक में जीत को लेकर राहुल गांधी के बड़े बयान की, उपचुनावों में बीजेपी को मिली मात की, साथ ही जानेंगे कैसे विपक्षी एकता हो रही है मजबूत, और बुलेटिन के आखिर में बात पहलवानों के समर्थन में आए कांग्रेस के विधायकों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर चुनाव टालने की तैयारी में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का दावा। कर्नाटक में हार के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बीजेपी में नहीं बची है हिम्मत। गोरखपुर नगर निगम चुनाव में अखिलेश ने लगाया धांधली का आरोप, कहा 3,63,000 वोट पड़े और गिने 4,87,198 वोट। सपा की काजल निशांत हारी, अखिलेश बोले रिकाउंटिंग हो। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा कर्नाटक के विकास में केंद्र का मिलता रहेगा सहयोग। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में शर्मनाक हार आई है। कांग्रेस नेताओं ने इस हार को बीजेपी की नहीं बल्कि पीएम मोदी की हार करार दिया है। तो कर्नाटक में क्या रहे चुनावी नतीजे, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं और परिणामों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि राज्य की सत्ता उसके हाथ से फिसल गई है। बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की लहर में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज बह गए। बोम्मई कैबिनेट के अधिकांश मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। बसवराज बोम्मई जरूर अपनी सीट से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ मुंबई कर्नाटक में बुरी तरह से हार गई है। मुंबई कर्नाटक को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है और दावा किया जा रहा था कि इस बार लिंगायत बीजेपी से नाराज हैं, और इसका परिणाम कर्नाटक चुनाव में दिखाई दिया। जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कुल 224 सीटों में से कांग्रेस को 136, बीजेपी को 64, जेडीएस को 20, अन्य को 4 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को हार मिली है। कांग्रेस ने सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि 2018 के मुकाबले इस बार उसने अपने वोट शेयर को भी बढ़ाया है। कांग्रेस को 43% वोट मिला है, जो 2018 में मिले वोटों से 5% ज्यादा है, जबकि बीजेपी को 36% वोट मिला है। जेडीएस को 13% वोट हासिल हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत ने 2024 में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, तो वही कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और इस बात का एहसास कांग्रेस को कर्नाटक में हो रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। पार्टी को 136 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का था। इस जीत के साथ अब कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्नाटक की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला कांग्रेस के पक्ष में दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब राज्य में ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाएगा, क्योंकि जनता से कांग्रेस ने जितना बड़ा बहुमत मांगा था, कर्नाटक की जनता ने उतनी सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई है, जबकि बीजेपी की सीटें बहुमत से आधी रह गई हैं। इसके साथ ही अब राज्य में नई सरकार के गठन की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने का निर्देश दिया है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, और विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। वैसे अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि विधायक दल नए नेता का चुनाव हाईकमान पर छोड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ा बहुमत है। इसलिए वो नेता के चयन में अब जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। जबकि पहले पार्टी ने तय किया था कि सरकार बनाने का मौका मिलता है तो पार्टी तुरंत ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। सीएम पद की दौड़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सबसे आगे माने जा रहे हैं। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह की बात करें तो माना जा रहा है कि सिद्धारमैया 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। सिद्धारमैया मैसूर जिले के सिद्धार मनहुंडी से ताल्लुक रखते हैं और एक बार 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। दूसरी ओर डीके शिवकुमार की बात करें तो डीके शिवकुमार पार्टी के वफादार लोगों में से एक हैं। उन्हें पुरानी धारणाओं को बदलने में माहिर माना जाता है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि नया सीएम इन दोनों में से ही कोई हो सकता है और किसी एक को मौका मिल सकता है। कर्नाटक की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी से
दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस की सत्ता पर काबिज होने पर बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक चुनाव में जैसे ही ये साफ हो गया कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है, उसके बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यालय पहुंचे और मीडिया के सामने आए और कर्नाटक की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कर्नाटक से दिल्ली तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। जीत तय होने के बाद राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा किया। राहुल ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और अब मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई है, हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक ने दिखाया है कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राज्य में कांग्रेस की बढ़त की खबरें आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दौरान का एक वीडियो भी साझा किया है और लिखा है, मैं अजय हूँ, मुझे भरोसा है, आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कर्नाटक की जीत पर प्रियंका गांधी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं की एकजुटता और मेहनत से ये जीत मिली है, इसलिए सभी को मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की जनता को दी गई गारंटियों और चुनावी वादों को पूरा करने का काम करेगी। राहुल ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस जीत की राह पर चल पड़ी है और अब वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी जीत की पटरी से उतर चुकी है। बीजेपी को आज दिन भर मायूस करने वाली खबरें मिलती रहीं। कर्नाटक में पार्टी को बड़ी हार मिली है, तो जहां जहां उपचुनाव हुए वहां भी बीजेपी के हिस्से में सिर्फ हार आई है। हार ही नहीं बल्कि पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई है। तो कैसे रहे उपचुनाव के परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में आज हुए 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं और इन नतीजों में बीजेपी को कड़ी हार मिली है। 2 सीटों पर तो बीजेपी की जमानत ही जब्त हो गई है। सिर्फ यूपी से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर आई। उपचुनाव की 3 सीटों पर बीजेपी मैदान में थी और वो तीनों ही सीटों पर चुनाव हार गई। पंजाब की जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस के करमजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों के अंतर से हरा दिया। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा और उसकी जमानत जब्त हो गई। ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में बीजू जनता दल के दीपाली दास ने बीजेपी के कंटकधर त्रिपाठी को 48,721 वोटों के अंतर से हरा दिया। मेघालय की सोहियांग विधानसभा सीट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में गई है। यूडीपी उम्मीदवार श्रेयसार रॉय ने सत्ताधारी एनपीपी सामलीन को 3422 वोटों से हराया है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 40 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई। यूपी की स्वार और छानबे सीट पर बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को जीत मिली है। अपना दल ने छानबे सीट पर कब्जा बरकरार रखा है, तो स्वार सीट सपा से छीन ली है। उपचुनाव में बीजेपी खाली हाथ रही, लेकिन बीजेपी के लिए राहत यूपी निगम चुनावों से आई, जहां पार्टी ने सभी 17 निगमों में जीत हासिल कर ली। पहली बार बीजेपी ने यूपी के सभी निगमों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की शर्मनाक हार से पार्टी नेतृत्व चिंता में है। चिंता तो सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी है। सीएम नीतीश कुमार लंबे वक्त से मिशन 2024 में जुटे हैं, जिसको लेकर नीतीश विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब विपक्षी एकता को धार देते हुए दिल्ली में सभी विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 27 मई को दिल्ली आने की संभावना है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीति आयोग की कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी आ सकती हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस बैठक में तृणमूल नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले नीतीश कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और सरकार की गठन की प्रक्रिया तय होने के बाद 18 मई को पटना में विपक्ष की बैठक करने के संकेत दे रहे थे, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 27 मई को नीति आयोग बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे और नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होगी। ऐसे में दिल्ली में ही विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में विरोधी दल के नेताओं का मानना है कि पटना की बजाय दिल्ली में बैठक ज्यादा सुविधाजनक होगी। उस समय पटना की बजाय दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक नेताओं का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत से उसकी दावेदारी भी ज्यादा होगी। आपको बता दें कि 11 मई को नीतीश कुमार ने मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की थी। ये दोनों मुलाकातें काफी सकारात्मक रही थी। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक कितनी कामयाब रहती है।
कर्नाटक में बीजेपी की हार से इस बार विपक्षी एकजुटता ज्यादा मजबूत रहने वाली है, क्योंकि अगर पूरा विपक्ष एक साथ आता है तो बीजेपी के लिए 2024 में मुश्किलें बढ़ना तय है। दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की इस बैठक से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सियासी घमासान तो पाकिस्तान में भी तेज है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई के बाद अब सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। इस लड़ाई में सेना और सुप्रीम कोर्ट सभी के निशाने पर हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर निशाना साधा तो सत्ताधारी पार्टी PMLN ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया है। इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों में अंतरिम राहत दे दी थी। इमरान को किसी भी मामले में गिरफ्तार करने पर सोमवार तक की रोक लगा दी गई थी। इसके बाद देर रात इमरान खान अपने घर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने सीधे सेना प्रमुख को ही अपने निशाने पर ले लिया। इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे सुरक्षा एजेंसियां नहीं हैं, बल्कि एक आदमी है, वो है सेना प्रमुख। इमरान ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इमरान ने ये भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में जहां भी अशांति फैली उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो हिरासत में था। इमरान ने कहा कि सब कुछ सेना प्रमुख के इशारे पर हुआ। सेना में लोकतंत्र नहीं है, जो कुछ हो रहा है उससे सेना की छवि खराब हो रही है। इमरान ने कहा सेना प्रमुख चिंतित है कि अगर मैं सत्ता में वापस आ जाता हूं तो मैं उन्हें हटा दूंगा, इसलिए ये सब सीधे उनके आदेश पर हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। इमरान ने कहा कि मैं दोबारा PM बना तो मैं आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को नहीं हटाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश को सिर्फ एक आदमी चला रहा है और वो है सेना प्रमुख। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में सत्ता में आने के बाद से सेना से दोस्ती उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी ओर इमरान खान को राहत देने के लिए पाक PM शहबाज शरीफ ने कोर्ट को ही निशाने पर ले लिया है। चीफ जस्टिस पर निशाना साधते हुए शरीफ ने कहा कि अगर आपको अपने लाडले इमरान को राहत देनी है तो जेलों में बंद सभी अपराधियों को भी रिहा कर दीजिए। और बुलेटिन के आखिर में बात पहलवानों के धरने की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन है। पहलवानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज है। धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने का आज 21वां दिन है। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों को अमान्य कर दिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कुश्ती संघ को आदेश जारी कर उसके सभी पदाधिकारियों के प्रशासनिक आर्थिक कार्य पर रोक लगा दी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती संघ के संचालन और 45 दिन के अंदर चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन 3 मई को किया था। समिति ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। अब खेल संहिता के मुताबिक बृजभूषण WFI के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके हैं। जनवरी में पहलवानों के पहले धरने के वक्त खेल मंत्रालय की ओर से खिलाड़ियों की मांग पर बृजभूषण को फेडरेशन की सभी गतिविधियों से दूर रखने के बारे में कहा गया था। साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की गठित ओवरसाइट कमेटी को इसका संचालन सौंपा गया था। इधर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे थे और जल्द ही कांग्रेस के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बार फिर जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। वहीं आज साक्षी मलिक के गांव मोखरा में काला दिवस मनाया गया। मोखरा तपा के प्रधान रामकृष्ण मलिक के नेतृत्व में महिलाओं और गांव के लोगों ने काली पट्टी बांधकर बृजभूषण को गिरफ्तार करने के नारे लगाए। तो वहीं आज धरने पर बैठे पहलवानों ने देशवासियों से उनसे जुड़ने के लिए बल्क कॉल का सहारा लिया है। बजरंग पूनिया की रिकॉर्डिंग में कॉल आने लगी है, जिसमें कहा गया है कि नमस्कार जी, मैं बजरंग पूनिया बोल रहा हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम जंतर मंतर पर अपने देश की बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी इस न्याय की लड़ाई में हमसे जुड़ने के लिए एक दबाएं। पहलवानों के इन तेवरों से साफ है कि बृजभूषण पर जल्द ही बड़ी गाज गिर सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।